हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी हो रहे हैं शाम के 6:20। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक सीटेट का पेपर सॉल्व करें, है ना। तो सीटेट का ये लास्ट ईयर का है, 21 का। और इसमें सीडीपी का पार्ट करते हैं आज, है ना। तो 30 क्वेश्चन हैं और सीडीपी तो फेवरेट है हमारी, है ना। क्योंकि मतलब सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप नहीं भी पढ़ के जाओ ना तब भी मार्क्स ला सकते हो। वही आपने देखा ही होगा कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। बस हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जिसके लिए पढ़ना भी है। बट ये है कि स्टिल देखते हैं, मजा आता है सीडीपी करने में, नहीं। तो बहुत ज्यादा टीचर जैसी फील आता है तब ना सीडीपी करने में, इसलिए। तो सही है, स्टार्ट करते हैं सीधा। और 30 क्वेश्चन रहेंगे, आप ट्राई करके देखना जितने आपसे आंसर हो रहे हैं। अदरवाइज मेमोरी में तो वो फिट होता ही जाएगा अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना। तो ठीक है, सीधा स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये रहा, एनोटेट ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब बढ़िया हो गया। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म। तो गाइज एक अच्छी चीज यहाँ पे देखना, आपकी ना क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर का ही। तो अभी तक तो हम वैसे रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर अब पेपर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो देखते हैं फिर कैसा रहता है। अगर आपने सीटेट दिया होगा तो ऑलरेडी आपने देखा ही होगा पेपर। तो क्या है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म्स ऑल कॉग्निटिव, यानी कि सारे कॉग्निटिव भी हो, इमोशनल भी हो और मोटर एक्टिविटीज, ये सारे काम कौन सा ब्रेन का पार्ट करता है। तो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, नन ऑफ दी अबव। तो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर होगा हमारे पास फोर ब्रेन। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एन इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है इन द साइज, इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म एज अ होल। तो वही किसी ऑर्गेनिज्म का बड़ा होना है या उसके बॉडी पार्ट का बड़ा होना है। जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, है ना। तो बचपन से लेके अभी तक क्या हो रहा है, हमारा साइज में तो इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज को आप क्या बोलोगे, क्या हमारे डेवलपमेंट हो रहा है, हम मेच्योर हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है, या ग्रोथ हो रही है। तो सिंपल है गाइस, ग्रोथ हो रही है हमारी, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। थर्ड और फोर्थ देखेंगे अब। यहाँ पे है थर्ड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ मेमोरी, यानी कि सिस्टम ऑफ मेमोरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी। तो ठीक है, कोई स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी जो हम पे रहता है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है। सेंसरी नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, या वर्किंग नहीं है। गाइज अब यहाँ पे ना एक मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, पर इसको सॉल्व करने के लिए एक फैक्ट है। फैक्ट है या ट्रिक कह लो, ट्रिक बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ना अब देखो गाइस, सपोज, क्योंकि सच बताऊं तो जब ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था ना एग्जाम में, तो मैंने पढ़ा नहीं था स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी का कुछ नहीं। तो अब कैसे हमको यहाँ पे सीडीपी में हेल्प मिलती है ना आंसर गैस करने में, बेसिक अपनी लॉजिक लगा के। तो देखो गाइस, सेंसरी मेमोरी की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात हो रही है। ये याद है वो आपको मारियो गजनी मूवी की, है 15 मिनट में सब निपटा देते थे वो। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी तो आपने सुनी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी आपने सुनी होगी, पर कभी आपने क्या वर्किंग मेमोरी जैसा कुछ सुना है। तो कहने का मतलब है सेंसरी मेमोरी तो है, क्योंकि यानी कि जैसे सपोज आपने सेंस किया, आपकी मेमोरी में वो चीज बैठ गई। शॉर्ट टर्म आपको पता लग रहा है, लॉन्ग टर्म बट वर्किंग मेमोरी जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन अपने आप गलत ही होना चाहिए। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे ऐसे आंसर मार्क किया था, और एक्चुअल में अगर आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो आंसर ये है कि वर्किंग मेमोरी कोई पार्ट नहीं है स्टेज मॉडल का, है ना। तो बहुत बातें हो गई इस वाले क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। ये है, टू थिंक मोर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड बैकग्राउंड, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट और उसके बैकग्राउंड के बारे में जो स्टडी होती है रिलेशनशिप की, वो क्या है। बेसिकली एनालिटिकल थिंकिंग है, हॉलिस्टिक थिंकिंग है, रैशनल थिंकिंग है, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास हॉलिस्टिक थिंकिंग। अब यहाँ पे आप हॉलिस्टिक थिंकिंग सर्च करके थोड़ा और पढ़ सकते हो कि क्या रहता है ना। तो आपका कंसेप्ट और क्लियर होता रहेगा। वरना क्या है कि गाइस थ्योरी में यही है ना कि हम कहाँ का मैटर ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन देखो, वहीं से सर्च करो, मैटर अपने आप कलेक्ट होता रहेगा। चलो बढ़िया, अब मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ है, वांटिंग टू ईट व्हेन वन इज ओवरवेट। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या है कि वांटिंग टू ईट, यानी कि कोई है जो खाना चाह रहा है, व्हेन वन इज ओवरवेट, यानी कि वो साथ में क्या भी है, ओवरवेट है। तो इज एन एग्जांपल ऑफ इस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो गाइस, अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपने ना, वैसे तो एक कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको देखोगे तो, है ना। हाल ही में मैंने भी कॉन्सेप्ट के बारे में ही पढ़ा था। तो कॉन्सेप्ट है ये अपने आप में, जहाँ पे अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस, ये सब आप पढ़ते हो। बट अब ना आप ऐसे भी गेस कर सकते हो। यहाँ पे कोई पर्सन ऐसा है जिस जो ना खाना भी चाहता है और ओवरवेट भी है, यानी कि कोई ऐसी चीज हो रही है जो प्लस भी है और माइनस भी है। तो यानी कि कुछ हो भी रहा है और वो नहीं भी होना चाहिए। तो ऐसा किस में हो रहा है, अप्रोच यानी कि उसकी तरफ बढ़ना, और अवॉइडेंस और अवॉइड भी करना चाह रहे हैं। तो ऐसा दोनों वाले जो चीजें हैं वो इसी ऑप्शन में हो रही है ना। तो यही इसका आंसर है वैसे। और बाकी आप इसको पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट यही है कि अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि आपको जब चॉइस करनी हो टू डिजायरेबल आउटकम के बीच में, यानी कि आपकी टू डिजायर्स है और दो डिजायर्स के बीच में आपको कुछ चूज करना है, तो दोनों में अप्रोच ही करना है। अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या है कि टू अनडिजायरेबल आउटकम के बीच में आपको चूज करना है। जैसे कि अनडिजायरेबल आउटकम में हो गया
कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट सपोज एक हैंड पे अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही है, दूसरे हैंड में लो सैलरी मिल रही है, तो आप अवॉइड तो दोनों को ही करना चाहते हो। आप चाहते हो लो सैलरी भी ना हो मेरी और मैं अनएम्प्लॉयड भी ना रहा हूँ। पर ये टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अवॉइडेंस अवॉइडेंस में, अप्रोच अवॉइडेंस में यही हो गया गाइस, खाना भी चाहते हैं और ओवरवेट भी है, नहीं भी खाना चाहिए। तो ठीक है, मूव करते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि सिक्स्थ सिक्स क्वेश्चन है, हु डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आईक्यू के ऊपर तो बहुत कुछ रहता है, हाँ आईक्यू का स्केल रहता है, पूरा आईक्यू फॉर्मूला रहता है, वो क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज इनटू 100, वो जब फॉर्मूले रहते हैं हमारे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट तो हो गया पहले, और आंसर क्या हो जाएगा हम पे, विलियम स्टर्न ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है गाइस, याद रखना कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, विलियम स्टर्न ने। उसके बाद है एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ। तो ये किसकी साइंस है, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसकी साइंस है, सोल सोल की है, माइंड की है, बिहेवियर की है, कॉन्शियसनेस की है। तो क्या लगता है गाइस, यहाँ पे भी बहुत मतलब अच्छा खासा यहाँ पे डाउट क्रिएट हो सकता है, अगर हम खुद से इसको वैसे सोच के चलेंगे ना तो लग सकता है। बट ये साइंस ऑफ क्या है, बिहेवियर। ठीक है, चलो बेस्ट हो गया। अब चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। तो एट्थ क्वेश्चन में हमको बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो नॉट की बात हो रही है, पहले तो हमको समझ जाना है ना, यहाँ पे नो वाली चीज आंसर है, और प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात हो रही है, तो रॉर्सचार्ड्स आई थिंक सही बोल रहा हूँ मैं इसको, या एक बार प्रोनाउंसिएशन चेक करनी पड़ेगी है ना। इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, ड्रॉ मैन टेस्ट, या एमएमपीआई। तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा आप पे, अगर हाँ इसकी फुल फॉर्म पहले हमको पता होनी चाहिए, ये क्या है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी। कभी कभी पेंटअप बहुत इशू कर देता है। पर्सनैलिटी, अरे पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। तो गाइज ये इसकी फुल फॉर्म है, तो राइटिंग के लिए सॉरी गाइज, ये पेंटैप पे ना ऐसी राइटिंग बन जा रही है, बट ठीक है। तो एमएमपी, अब देखो गाइज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बात हो रही थी किसके बारे में, प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में, और यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा होगा पर्सनैलिटी। तो गाइज अब जब इसको पढ़ने जाओगे ना, तो पर्सनैलिटी टेस्ट रिलेटेड भी हम पे बहुत कुछ है। एक तो वो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर करके भी एक है कॉन्सेप्ट है ना, वो भी आप देखना। बट फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एमएमपीआई, क्योंकि एमएमपीआई कोई प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, बाकी सारे हैं, है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अ टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी सो दैट, क्यों पढ़नी चाहिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, उससे क्या हो, ही विल स्टैंड फर्स्ट इन एग्जाम्स। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बड़े बढ़िया लगते हैं, देखो अब होने को ही सीटेट का क्वेश्चन है, बट अब आप इसको पढ़ के देखना है ना, मतलब मजा आ जाता है। देखो, ही में स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम, तो टीचर को इसलिए पढ़ना चाहिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की, बिल्कुल क्लास में फर्स्ट आ जाए, मजा आ जाए बिल्कुल ही। ठीक है। सेकंड है कि ही में डेवलप द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज टीचिंग थ्रू इट्स हेल्प। ठीक है, अपनी इफेक्टिवनेस यानी कि टीचिंग और इफेक्टिव होते जाए, सही बात है। अच्छा, उसके बाद है ही में फील सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी कि खुद को अच्छा लगे कि हाँ मतलब मजा आ रहा है तो इसलिए पढ़ रहे हैं हम, है ना। और ही में इम्प्रेस अदर्स, और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, बिल्कुल भाई साहब सब कुछ आता है। ऐसे वाला इंप्रेशन बनाने के लिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अब गाइस ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली लॉजिक लगाना है, तो आप इसको भी कट कर दोगे, इसको भी आप खुद ही कट कर दोगे, इसे भी आप कट कर दोगे, तो आंसर हो जाएगा सी बी। क्यों, क्योंकि यही है एजुकेशनल साइको, क्योंकि जब हमको साइकोलॉजी बताओगी तभी तो हम क्लास में जैसे 40 बच्चे बैठे हैं, अब हमको ऐसे तो पता नहीं चल, वो खुद से तो बोल नहीं रहे कि यार मुझे दिक्कत है, तो आप खुद से ही आपको साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी, जो भी जैसा बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको साइंस ऑफ बिहेवियर भी कहते हैं। तो जो जैसा बिहेव कर रहा है, तो उसी बेसिस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा किसके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो यही कहानी है यहाँ पे तो ना। उसके बाद चलते हैं टेंथ क्वेश्चन पे। टेंथ में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि अ चाइल्ड इज गेटिंग स्पॉइल्ड, ठीक है, स्पॉइल्ड हो रहा है, खराब हो रहा है इन बैड कंपनी, बैड कंपनी में जाके, ठीक है। व्हाट वुड बी योर ड्यूटी एज अ टीचर, तो तुम्हारी क्या ड्यूटी हुई एज अ टीचर, तो टू कॉन्टेक्ट हिज पेरेंट्स, बिल्कुल कॉल करके बिल्कुल पिटवा दिया जाए बच्चे को, या टू इग्नोर हिम, कि भैया देखेंगे ही नहीं अब तो बच्चे की तरफ, गया क्यों बैड कंपनी पे। ऐसा भी होता है ना, कुछ टीचर करते हैं जैसे, अच्छा बैड कंपनी में हो तुम, तुम्हें तो इग्नोर किया जाएगा, तुम्हारे गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है टू काउंसिल हिम बाय टेकिंग हिम इन कॉन्फिडेंस, या फिर काउंसिल किया जाए और फिर उसको कॉन्फिडेंस में लेके फिर उसको समझाया जाए, या टू स्कोल्ड हिम, यानी बिल्कुल लताड़ दिया जाए, क्लास में घुस के पीठ नीचे करके ऐसे मार दिया जाए, जो कि बचपन में होता ही था, हमारे टाइम पे मार पड़ती थी जब। तो हिंदी के एक सर थे ना, जैसे ही 2-3 लाइनें गलत लिख दी, राइटिंग गलत बना दी, तो बिल्कुल लाइन से बुलाते थे, आ जाओ बेटा पिटने का टाइम आ गया है। तो बिल्कुल फ्रंट रो पे लड़कियां बैठी होती थी, और सब वहां पे हम जैसे बच्चे पिट भी रहे होते थे, वहां पे सभी पिटते थे, 6 क्लास की बात बता रहा हूँ गाइस।
तो ऐसा ऐसा हो जाता था। ठीक है, फिलहाल हम क्या बात करने वाले थे कि हाँ, पेरेंट्स को कांटेक्ट किया जाए तो इग्नोर किया जाए बच्चे को। तो गाइज आप वही है ना, लॉजिक लगाओगे आप खुद ही इन आंसर्स को कट कर दोगे। तो बच्चे का क्या, टू काउंसिल है। हाँ सही बात है, काउंसिल करोगे, क्योंकि वही है जो चीज मतलब काउंसलिंग करके या किसी से बैठ करके जो बात करके आप कर सकते हो ना, वो उसको डांट के बच्चे को ऐसे करने में उतना अच्छा हमको एडवांटेज मिलता नहीं है ना। तो ये तो है, आप इस चीज को एक्सपीरियंस करना, जितना अच्छे से आप बच्चों के साथ डील करोगे उतना ही वो लविंग नेचर रहेगा उनका आपकी तरफ, और दे विल लिसन टू यू, है ना। तो ये कहानी तो है ही हमारे पास, इसको क्लियर कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब है हमारे पास ना, इसको पहले रब कर देना है थोड़ा सा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, इन विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप्स। तो यानी कि पियाजे की कौन सी स्टेज में हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होती थी। तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे की स्टडी यहाँ पे होनी चाहिए सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पे, या फॉर्मल ऑपरेशनल पे। तो गाइज ये हाइपोथेटिकल का आपको पता होगा, या हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी आप कह सकते हो। तो वहां वो हम कहाँ पे पढ़ते थे, वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल पे। और गाइज यहाँ पे अगर बाय चांस एज का भी हमको पता होना चाहिए कि सेंसरी मोटर जो है वो फर्स्ट स्टेज होती है, जो कि बर्थ से 2 साल तक की है। प्री ऑपरेशनल है 2 से 7 साल की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11 साल की। 11 साल की। और उसके बाद है फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 साल की। ठीक है। तो ये गाइज आप याद रखना फैक्ट को। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एन इंटेलिजेंस टेस्ट मे बी फुली वर्बल, fully non-verbal और fully performance based, और it may consist of a mixture of items from each category। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है वो फुली वर्बल भी हो सकता है, फुली नॉन वर्बल भी हो सकता है, या फुली परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकता है, या और इनका मिक्सचर भी। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो गाइस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में ये सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा जा रहा है ये। यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगेन हम पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस कैटेगराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर, यानी कि कुछ फीचर्स हमको दिए हुए हैं और इनमें से जरूर हमको वही देखना होगा कौन कौन सही है या कौन गलत है। पहला बोला जा रहा है पर्सनैलिटी के बारे में कि इट हैज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो पर्सनैलिटी में फिजिकल भी आता है और साइकोलॉजिकल, किस तरीके से आप सोच रहे हो, किस तरीके से आप एक्ट कर रहे हो फिजिकली, ये सब आता है। सेकंड में बोल रहा है इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल, यानी कि हर इंडिविजुअल में एक्सप्रेशन यूनिक होते हैं। अच्छा। उसके बाद है इट्स मेन फीचर डू नॉट इजिली चेंज विद टाइम। तो इजिली टाइम के साथ चेंज भी नहीं होती पर्सनैलिटी। तो क्या लगता है आपको गाइस। तो देखा जाए तो गाइस ये तीनों बातें सही ही तो बोली हैं। क्योंकि देखो ऐसे, पहली बात की अगर हम देखें तो फिजिकल साइड दोनों है, आप सोचते हो कैसे हो, ये भी पर्सनैलिटी का कंपोनेंट है। और किस तरीके से आप मतलब एक ही सिचुएशन में ना, एक ही सिचुएशन में हर कोई यूनिकली भी एक्ट कर सकता है ना। तो आप ये देखना, ऐसे ही तो होता है, तभी तो मजा आता है जब बहुत सारे लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको देखने में, क्योंकि सबका यूनिक यूनिक रिस्पॉन्स है। उसके बाद है इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन। सही बात, यूनिक वाली बात भी आ गई। और इट्स मेन फीचर डू नॉट, सही बात है, क्योंकि पर्सनैलिटी गाइस एक दिन में चेंज नहीं होती ना। सपोज अगर आपको, सपोज ना मान लेते हैं कि आपके साथ एंगर इश्यूज हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं। तो ये जो एंगर इश्यूज हैं, जैसे होता नहीं है कि वही वाली बात होगी, स्कूल में आपने देखा होगा कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत ही सॉफ्टली रहते हैं, उनको कुछ दिक्कत ही नहीं होती, बच्चों से हंसी मजाक करके बात करते हैं। और कुछ टीचर काफी स्कोल्ड कर देते थे, काफी गुस्से में रहते थे, जिनसे जिनसे एक्चुअल में हम डरते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब टीचर, उनकी भी एक इंपॉर्टेंस होती थी, क्योंकि डर की वजह से जो काम हो सकता है वो शायद समझा के भी ना हो रहा हो, तो वो एक अलग बात है। पर मेन कहानी यहाँ पे क्या आ रही है कि वो उनकी पर्सनैलिटी है। तो अगर उनको अपना एंगर इशू खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं, वो धीरे धीरे होगा, है ना। वो पर्सनैलिटी धीरे धीरे चेंज आएगी जब उनको समझ आएगा कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं बच्चे पे ना। तो धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे। तो इस तरीके की कहानी यहाँ पे भी रहती है। अब मूव करते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। तो उसका आंसर था ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट। यहाँ पे टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ। हेड को टर्न ऐसे करना, ओपनिंग द माउथ, माउथ को खोलना। व्हेन टच्ड ऑन चीक, जब ऐसे चीक पे टच करते हैं। तो कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इन न्यू बॉर्न। तो न्यू बॉर्न जो बेबी रहेगा उसमें अगर हम ऐसा करते हैं तो ये किस रिफ्लेक्स में आता है, रूटिंग, मोरो, ग्राफ्स, बेबिंस्की। तो ये आता है रूटिंग में। तो गाइस आपने देखा क्वेश्चन कहीं से भी बन जाते हैं, वरना अब आप सीडीपी को ऐसे पढ़ने बैठोगे तो हो सकता है आपको ऐसे क्वेश्चन दिख ना रहे हो, बट ये भी मिल जाएंगे इजीली, ऐसा कुछ नहीं है, काफी बुक्स में ये सब तो डिस्कस रहता ही है इजीली। तो रूटिंग में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अगेन हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, नॉट के बारे में। वैसे तो अच्छा देखो पेपर में खुद ही इन्होंने इसको क्या कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, वरना ऐसा होता कहाँ है नहीं।
इन चीजों में तो हमको स्कूल में फंसाया जाता था, नो चुपके से नो लिख देते थे, बच्चा बिल्कुल मस्त मार के आ जाता था आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर चैलेंज फेस बाय द एडोलसेंट। तो कौन सा है इसमें जो जो मेजर चैलेंज एडोलसेंट फेस नहीं करते? तो डिलिंक्वेंसी, सब्सटेंस अब्यूज, ईटिंग डिसऑर्डर, या इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी, या इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो गाइज, ये होता है ना डिलिंक्वेंसी का मतलब गाइज, आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे ना कोई क्रिमिनल बिहेवियर यार। अभी इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, ये पेंटैब के साथ बड़ा सीन है गाइस। क्रिमिनल बिहेवियर, या फिर इसको वो भी बोल सकते हैं, यानी कि जैसे ना अनलॉफुल, अनलॉफुल अगेन बिहेवियर। तो अनलॉफुल बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो ये चीज होती है डिलिंक्वेंसी। तो अब इसमें से क्या वो मेजर चैलेंज फेस नहीं करते हैं? तो गाइज ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। क्यों? इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी, क्योंकि इसका उनको ज्यादा डर नहीं रहता, वो ऐसे मतलब डिपेंडेंट वाला डर भी उनके अंदर नहीं रहता एज अ मेजर चैलेंज। पर ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ईटिंग डिसऑर्डर, देखो गाइस, ये डिसऑर्डर ना आप सोच रहे होंगे कि ईटिंग कैसा डिसऑर्डर है, अगर आपने इसको अभी नहीं पढ़ा इस टॉपिक। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने ना कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाई है। वीडियो का टॉपिक ये है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो आप उस वीडियो को ना डेफिनेटली देखना, क्योंकि अगर आपने अभी डिसऑर्डर्स के बारे में नहीं पढ़ा ना, तो ऐसे बहुत से डिसऑर्डर हैं जो मैंने मतलब उस वीडियो में सारे डिसऑर्डर कवर हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो, उससे आपको पता लग जाएगा कि आगे जाके आप देखोगे ना एक ऐसा डिसऑर्डर आएगा, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो जब आप ये पढ़ोगे, या फिर आप जब बिंज ईटिंग के बारे में पढ़ोगे, है ना, या बुलिमिया नर्वोसा भी है ना, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये बेसिकली हैं ईटिंग से रिलेटेड। तो कुल मिला के ये भी हो सकता है सब्सटेंस अब्यूज हो गया। तो गैस है ही, इसके ऊपर तो इतनी मूवीज बनी हुई है सब्सटेंस अब्यूज पे, है ना। ये हो गया डिलिंक्वेंसी, यानी कि ये भी हो सकता है गाइस, क्योंकि अगर हम वही है ना गाइस, अगर हमने किसी को बचपन से थोड़ा गलत ट्रीट किया हुआ है तो बड़े होके उसकी थोड़ा सा गलत उसमें मतलब बिहेवियर में जाने के ज्यादा चांस है। तो वही है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। 16th 16th क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सेज दैट लीड ऑर्गेनिज्म टू गेट रीड ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई और अवॉइड एंड एस्केप फ्रॉम देम प्रोवाइड विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। मतलब कि हाँ, मतलब सपोज किसी को हम पेन दे रहे हैं, कोई भी परेशान है किसी चीज से, तो उससे होता क्या है? देखो परेशानी से एक ही चीज होती है, पहले तो क्या, पॉजिटिव डिलेड पार्शियल नहीं, इससे होती है नेगेटिव चीज। और रीइंफोर्समेंट का मतलब ये होगा कि नेगेटिव बिहेवियर्स बार बार मिलना है, यानी कि फिर आप क्या करोगे, आप अवॉइड करना चाहोगे। जैसे सपोज कर लो ना, मान लो एक पल के लिए आपके सारे सब्जेक्ट्स जैसे हैं, उसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, है ना, इंग्लिश मैथ कुछ भी, किसी हर किसी को अपने अपनी चॉइस होती है। कोई एक सब्जेक्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप अवॉइड ही तो करते हो उसको पढ़ना, है ना। तो आप कोशिश करते हो कि यार ये ना ही पढ़ना पड़े, कम पढ़ना पड़े, ऐसे ऐसे करके। तो वो क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, यानी कि जब जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे पहले भी, तो या तो वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, या फिर वो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, या आप मेमोरी, या आपके लिए वो लॉजिकल नहीं होगा ना वो सब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहानी है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं जल्दी से 17th क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू होम, किसके अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ स्किल लर्निंग पासिस थ्रू थ्री फेजेस, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव, ऑटोनोमस। तो इन तीनों फेजेस से होके जाते हैं किसके अकॉर्डिंग? तो ये किसके, फिट्स, टॉलमैन, बंडूरा, कोलर, किन्होंने कहा था? फिट्स। अगेन किस पे बेस्ड है क्वेश्चन? प्रॉपरली फैक्ट्स पे, या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज जो होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। तो फिट्स पे है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अब है बोला हुआ कि विच टाइप ऑफ चिल्ड्रन हैव पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड पुअर मैनुअल डेक्सटेरिटी। तो ये किस में होती है? देखो आप इसी से समझ जाओगे, पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे ना अच्छे, तो क्या चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रन को आप क्या बोलोगे? क्या ये हियरिंग इम्पेयर्ड है या गिफ्टेड है? गिफ्टेड तो आप बोलोगे ही नहीं, इनको गिफ्ट थोड़ी है, ये तो प्रॉब्लम है उल्टा। लर्निंग डिसेबल्ड है, ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपली यहाँ पे गाइस हो जाता है लर्निंग डिसेबल्ड इस टाइप के चिल्ड्रंस को, ठीक है। उसके बाद है, आप चलते हैं नेक्स्ट 19th क्वेश्चन पे। यहाँ क्या हो रहा है अगर देखे तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी की कौन सी स्टेज ऑफ मेमोरी नहीं है यहाँ पे? एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, अटेंशन। तो गाइज अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन तो मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ही है, बट थोड़ा आप यहाँ पे जज भी कर सकते हो। बात इससे रिलेटेड हो रही है मेमोरी से, तो स्टेज नहीं है। एनकोडिंग, देखो मेमोरी में ना आप ऐसे सोचो, किसी चीज में आप मेमोरी बना रहे हो तो एनकोड यानी कि करोगे ना पहले एनकोड, तभी तो उसमें सेव होगा। स्टोरेज भी करनी पड़ेगी मेमोरी के लिए, तो और रिट्रीवल भी मेमोरी से रिलेटेड टर्म नहीं है, क्योंकि जब आप किसी चीज को इन्फॉर्मेशन निकालते हो पीसी से, तो यानी कि वहां से आप रिट्रीव कर रहे हो। पर क्या अटेंशन नहीं, अटेंशन नहीं है, ठीक है गाइस। तो अटेंशन देना कोई भी स्टेज नहीं है मेमोरी की। तो ये आप पॉइंट को आप यहाँ पे देख सकते हो, ये करेक्ट होगा। उसके बाद है
द रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर, ये तो गाइस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये हर पेपर में दिखता है, ये अभी उसमें भी आया था, रीट में भी आ रखा है ये, है ना, रीट में भी तो था ये। और उसके बाद और कहाँ था ये, रीट के बाद और भी शायद यूटेट के पेपर में भी है ना, हर पेपर में दिख जाता है क्वेश्चन तो रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव, एनालॉजिकल, क्रिएटिव। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको पहले भी एक टेस्ट में है ना, वो रीट का ही है शायद, उसके सॉल्यूशन में जब मैंने रीट के सीडीपी वाला कर रहा था पेपर, तो उसमें था ये, वहां पे मैंने आपको ये बताया था ईयर वाला। तारक मेहता बहुत काम आ रहा है यहाँ पे। नहीं, तो जब एग्जाम्पल टू रूल जाएंगे तो कौन सी रीजनिंग होगी, इंडक्टिव, आई फॉर इंडक्टिव, ई फॉर एग्जाम्पल, आर टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, बट यहाँ क्या हो रहा है, रूल टू एग्जाम्पल, एक तरीके से मतलब जर्नल से पर्टिकुलर, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जर्नल का मतलब हो गया जैसे बहुत सारी चीजें हैं, आप ऐसे लिख लो, जब भी लाइन लिखेगी ना, आप ऐसे समझना जर्नल हो गया ये सब, पर आपको इनको ना सॉल्व करके 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 किसी पर्टिकुलर चीज पे जाना है। तो आपने क्या करा, आपने इसको, इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, डिड्यूस करना, यही तो होता था, डिड्यूस, वो मैथमेटिक्स में नहीं आते क्वेश्चन, डिड्यूस द फॉलोइंग, तो वही यही तो है वो सब, सिंप्लीफाई। तो ये सब डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आ गया, ठीक है। तो ऐसा है यहाँ पे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बोला हुआ है विच टाइप ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज जनरली इंक्लूड फ्लुएंसी भी हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, ओरिजिनलिटी भी हो, इलेबोरेशन भी हो, ये सब कुछ हो, तो कौन सी थिंकिंग में, लिटरल, वर्टिकल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो गाइज ये हो गया आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट वर्ड से भी आप समझ रहे होंगे, यानी कि सब तरह की चीजें उसके अंदर हो, है ना, ये है। उसके बाद है 22nd क्वेश्चन। यहाँ बोला हुआ था अकॉर्डिंग टू अब्राहम एच मास्लो, तो मास्लो से रिलेटेड क्वेश्चन रीट वाले पेपर में भी था, है ना, हायरार्की ऑफ नीड्स, विच नीड इज ऑन द बॉटम अमंग द फॉलोइंग नीड्स। तो इसमें से बॉटम, तो बेसिकली गाइस मास्लोस का ना एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसकी जब आप स्टडी करोगे, तो ऑप्शन तो यहाँ पे है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम। तो कौन सा बॉटम पे, बॉटम पे पूछा है, बॉटम पे देखो गाइस, नीड्स को आप ऐसे समझो, ये ना ऑर्डर है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए लाइफ में, अगर आपसे भी पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछेगा सबसे पहले आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप यही तो बोलो कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको फिजिकल जो है, फिजिकल आपकी जो नीड्स है, फिजियोलॉजिकल वो चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको शेल्टर चाहिए, ये सब चाहिए, हंग, फूड चाहिए, तो ये सारी फिजिकल नीड्स है ना, उसके बाद आप सोचोगे सेफ्टी के बारे में, या बिलोंगिंगनेस, लव, एस्टीम, ये सब तो बात के खेल है ना हमारे, तो वो वाली बात है, तो इसलिए फिजियोलॉजिकल इसका आंसर होगा। और ये पता, अगर आप देखोगे भी ना, तो ये इन्होंने बस ट्रायंगल को उल्टा बना रखा है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, जैसे ये है एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स यहाँ पे आ गई, सेफ्टी नीड्स उसी के बाद आ जाती है, जैसे ही आपकी फिजियोलॉजिकल नीड मेंटेन होती है ना, फिर आप सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ते हो, फिर आप बढ़ते हो बिलोंगिंगनेस की तरफ, कि भैया अब मोहब्बत वाला खेल है पूरा। उसके बाद है एस्टीम नीड्स, यानी कि हाँ, एस्टीम मतलब अपनी इज्जत वाली बात भी है, कि कुछ करना है सोसाइटी के लिए। उसके बाद एक आता है आपका सेल्फ एक्चुअल, फिर ये खराब हो जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फिर आपकी फिफ्थ स्टेज आ जाती है, तो इस तरीके से है ये क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट की बात हो रही है, साइको सोशल, बड़े आराम से पढ़ना है इसको, साइको सोशल यानी कि सोशल की बात हो रही है, कौन सा मोटिव नहीं है यहाँ पे, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, हंगर मोटिव, या नीड फॉर पावर। तो गाइस आप समझ रहे हो, सोशल क्या हो गया, यानी कि जहाँ पे हमको एक सोसाइटी में रह करके क्या चाहिए, एक सोसाइटी में हमको अचीवमेंट भी चाहिए, कि भाई अचीवमेंट के लिए तो कर ही रहे हैं, एफिलिएशन यानी कि चाहिए कि हाँ हमें रिकॉग्नाइज किया जाए, ऐसा भी रहता है, पावर भी, कि कुछ पावर, पावर से आप ये भी समझ सकते हो, मनी हो, कुछ भी हो, मतलब ये पावर ही है ना, सारी ये सब चीजें पावर ही तो हुई। अगर आपके पास स्किल्स है, वो भी एक पावर ही तो हुई, क्योंकि आपके पास स्किल है तभी उस पावर, उसी पावर के लिए आपको रिकॉग्नाइज किया। हम ऐसे अगर हम टीचर भी बन जाते हैं, तो बेसिकली क्या है, हमारे पास पावर टू टीच है ना, तो यही सब कहानी है। और हंगर मोटिव गाइज, इसकी अगर बात करें तो ये साइको सोशल में नहीं आएगा ना, ये तो एक खुद का हमारा फिजिकल फैक्टर हो गया ना, इसमें तो सोसाइटी से कोई लेना देना ही नहीं हो रहा, हम सिर्फ अपने लिए खाना खा के, या जो भी है फिजिकल, साइको मतलब साइको सोशल में थोड़ी आ रहा है, तो फिजिकल नीड्स हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर हो ही गया होगा आपको। नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं हम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलीमिया, देखो गाइस वही आ गया, ईटिंग डिसऑर्डर रिलेटेड बात हो गई, एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ये, बुलीमिया नर्वोसा वो, एंड बिंज ईटिंग, तीनों की बात करती है, ईटिंग डिसऑर्डर से कम्स अंडर विच ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। तो देखो गाइस मैंने पहले ही आपको बताया था कि क्या ये स्पेसिफिक लर्निंग के डिसऑर्डर है, क्या ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, या न्यूरो डेवलपमेंट है। तो गाइस ये है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, कॉन्सेप्ट है पूरा, आप देख सकते हो इस पे। उसके बाद है द नॉलेज ऑफ विच ऑफ दीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर ऑफ प्राइमरी क्लास। तो प्राइमरी क्लास के टीचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझना, एजुकेशनल फिलोसफी को, हेल्थ साइंस, सोशल साइंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी कि पता चलना चाहिए कि छोटे बच्चों को डर तो नहीं लग रहा, क्या उसे हेजिटेशन तो नहीं है, या क्या उसे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, या उसको समझ आया कि नहीं आया, हमने पढ़ा दिया तो। इस तरीके से यहाँ पे चीजें चलेंगी, है ना।
अब मूव करते हैं 26 पे। 26 क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी में क्या नहीं डाल सकते हम, चाइल्ड का वेलफेयर, साइको एनालिसिस, मेंटल हेल्थ साइंस या एजुकेशन फिलोसफी। तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एजुकेशन फिलोसफी। मूव करते हैं जल्दी से 27 क्वेश्चन पे भी। यहाँ बोला जा रहा है चाइल्ड साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो क्या क्या यहाँ पे क्या इंक्लूड होता है, यानी कि चाइल्ड फ्रॉम इट्स हिज बर्थ से चाइल्डहुड के बारे में स्टडी है ये, या प्री नाटल टू एडोलेसेंस के बारे में है, बर्थ से मेच्योर होने तक की है, या बर्थ से यूथ तक की है। तो गाइज ये सिंपल सा आंसर है यहाँ पे, पर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांस भी ज्यादा है। तो ये हो जाएगा चाइल्ड फ्रॉम इज प्री नाटल स्टेज टू एडोलेसेंस तक के। तो ये सारी आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी में आती है। उसके बाद है 28th और 29th क्वेश्चन। यहाँ पे हम देखते हैं विच विच मेथड इज यूज टू स्टडी द चेंज ऑफ बिहेवियर इन अ चाइल्ड। बच्चे का जो बिहेवियर चेंज हुआ उसको स्टडी हम किससे कर सकते हैं, इंटरव्यू मेथड से, क्वेश्चनर से, क्लिनिकल मेथड से, एक्सपेरिमेंटल से। तो गाइस ये हो जाएगा क्लिनिकल। उसके बाद है व्हाट शुड बी डन बाय द पेरेंट्स टू प्रिवेंट जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। आप समझ रहे हो, ये हमने अभी पढ़ा, ये क्या है, क्रिमिनल बिहेवियर या फिर अनलॉफुल बिहेवियर। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाए, क्या बच्चों को, व्हाट शुड बी डन, हाँ तो प्रिवेंट करेंगे ना, स्कूल तो बच्चों को डांटना चाहिए कि बस मत जाओ तुम गलत रास्ते में, डांट दो बिल्कुल है, लताड़ दिया जाए। या फिर बिहेव सिंपैथेटिकली एंड पॉजिटिवली विद चिल्ड्रन, या बीट द चिल्ड्रन, बिल्कुल मारा जाए इनको थपकी लेके, कपड़े धोने वाली के लेके, या नन ऑफ द अबव, या कुछ नहीं, या जैसे ही आराम कर दिया जाए। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिहेव सिंपैथेटिकली। देखो भाई ये बड़ा अच्छे अच्छे से सीडीपी में ऐसा भी एक ना फैक्ट जैसा है जो बड़ा सुंदर अच्छा सा फील दे रहा हो ना आंसर, वही आंसर हो जाता है यहाँ कि बिहेव सिंपैथेटिकली एंड पॉजिटिवली विद चिल्ड्रन। सही बात है, अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो एक डिफरेंट उनकी ग्रोथ होगी, डिफरेंट उनका डेवलपमेंट होगा। बेसिकली ग्रोथ तो फिजिकल फैक्टर में आ जाएगा। तो इस तरीके से है, डांटने से तो कोई सोल्यूशन होगा नहीं, है ना गाइस। उसके बाद है 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच मेथड establishes cause effect रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल्स इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग में। तो कंट्रोल सेटिंग में जब हम कॉज इफेक्ट को पढ़ते हैं तो क्या ये ऑब्जर्वेशनल है, एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशन है, सर्वे मेथड है। तो गाइज ये है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इस तरीके से गाइज 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हमारे सीडीपी के। तो बाकी के सेक्शन भी देख लेंगे इसके, बट फिलहाल हमने 30 का ये कर दिया। और आई होप आपके लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। तो इस तरीके से गाइस क्या है, मेमोरी अब इंप्रूव होते रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन पहले भी नहीं देखा होगा तो अब माइंड में सेट हो जाएगा। तो यही है, बाकी करते हैं और नेक्स्ट सेशन में कुछ और करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं फिर दोबारा, तब तक के लिए बाय।